गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। नया दिन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महक असम। नया दिन है, नई सुबह, एक नया अज़्म है और बहुत सारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात हैं और बहुत सारी यूँ आप कह लें कि अच्छी अच्छी दुआएं आप लोगों के साथ हमारी हैं और कुछ नेक ख्वाहिशात इस लिहाज से भी हैं क्योंकि आज मंडे है, वर्किंग वीक का पहला दिन है और इस दिन जितनी अच्छी अच्छी बातें आप सोचेंगे, पॉजिटिविटी सोचेंगे, उतना ही अच्छा जो है आपका थ्रू आउट पूरा वीक गुजरेगा। और वो कहते हैं ना कि अगर दिन का स्टार्ट या हफ्ते का स्टार्ट या अगर साल का आगाज़ बड़ा अच्छा हो जाए तो ये एक मिथ है हमारी सोसाइटी में कि सब कुछ बड़ा अच्छा होता है। तो इसलिए आज की अच्छी बात भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा और जब रात को आप सोने लगे या दिन में कोई भी आपको फारिग वक्त मिले तो सोचिएगा ज़रूर मेरी इस अच्छी बात के बारे में। मशहूर आलिम हैं शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, जो ये फरमाते हैं कि अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हिमाकत है और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गुरेज करना तकब्बुर है। यानी कि अगर आपके दिल में अल्लाह ताला का थोड़ा सा भी खौफ है ना, तो जितने भी नाज़रीन इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, घरों में बैठी हुई ख़वातीन, मेरी बहनें, मेरी माएँ, वो ये ज़रूर सोचेंगी कि कभी कभी हम कहते हैं कि बस मैंने जो कर लिया ना भाई ये तो दी एंड है और ये काम हो जाना है। ऐसा नहीं होता। जब आप मेहनत कर लेते हैं, मेरी अम्मा ने मुझे हमेशा ये चीज़ सिखाई है कि बेटा मेहनत करके ना नतीजा अल्लाह पे छोड़ दो और दुआ ज़रूर करो अल्लाह से कि तुम्हें कामयाबी मिले। लेकिन हम गफलत ये करते हैं कि हम कहते हैं कि जी हमने मेहनत कर ली, अपने बच्चों को भी हमें कहते हैं पूरी पूरी रात पढ़ा लिया, सुबह के वक्त स्कूल भेजने से पहले भी रिवाइज़ करवा लिया, फुल मेहनत करवा ली, लेकिन शायद हम भूलें कि हमने उन्हें ये सिखाना है कि बेटा दुआ करो। क्योंकि हमारा दीन तो हमें ये सिखाता है कि अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी अल्लाह से मांगो। मेहनत ज़रूर करें लेकिन अपनी मेहनत में तकब्बुर ना आने दें और काहली और सुस्ती तो बिल्कुल भी ना करें कि भाई मैं अल्लाह से दुआ करूं तभी मुझे मिलेगा। चाहे आप घर में बैठे हैं तो कोई ट्रे में सजा के तो आपको देता नहीं है। मेहनत करने वाला तो अल्लाह ताला का दोस्त होता है। तो मेहनत करें और मेहनत के साथ साथ दुआ को ज़रूर शामिल करें। तो ये थी आज की अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं, ज़रा टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद तरक्की पजीर ममालिक से गुर्बत का खात्मा और गरीबों का मेयार ज़िंदगी बुलंद करना है। यानी कि ज़ाहिर है हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई उनके अंडर जो लोग हैं जिन पे वो हुकूमत कर रहे हैं वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, एक अच्छा लाइफस्टाइल हो। और इसी वजह से हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, नून लीग की गवर्नमेंट आई है, बहुत सारे सख्त मुआशी फ़ैसले भी हुए हैं जिसके देर पा असरात भी हैं। मैं सिर्फ एक स्पेसिफिकली बात नहीं करी किसी भी गवर्नमेंट को लेके, ओवरऑल अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूँ तो हर गवर्नमेंट ये मेहनत ज़रूर करती है किसी ना किसी तरीके से कि वो तबका जो कि गुर्बत की चक्की में पिस रहा है ना, उनका मयार ज़िंदगी थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। और अगर आप कोशिश नहीं करें तो प्लीज़ कोशिश करें, क्योंकि ये जो लोग हैं जिस वक्त हम अपनी स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं, जो मांग रहे हैं, दूसरों के आगे हाथ फैला रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, बच्चों को लेकर सड़कों पर हैं, कुछ इनका भी हक है कि इनका लाइफस्टाइल बेहतर हो, बुनियादी सहूलियात इनकी दहलीज पर पहुँचे। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, यानी ये रियासत की ज़िम्मेदारी, जिनके मातहत ये लोग हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि अगर पूरा दिन ये मेहनत करते हैं, पूरा दिन अगर खून पसीना ये एक करते हैं तो एटलीस्ट इनको 2 वक्त की सुकून की रोटी मैसर हो और जब रात को ये आँखें बंद करें तो बेफिक्री की नींद सोए। मेरा ये सबसे बड़ा ख्वाब है कि मैं अपने हर पाकिस्तानी को बेफिक्री की नींद सोते हुए देखूँ और रोटी के लिए तरसता हुआ ना देखूं। क्योंकि अब हमारी सोसाइटी में कुछ हाल ऐसा है कि एक वक्त की रोटी का भी जो गुजारा है वो मुश्किल हो गया है। अल्लाह तमाम लोगों पर अपना रहम करें और जो स्पेशली जो लोग इस वक्त गुर्बत को फेस कर रहे हैं ना, उनके लिए ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें। क्योंकि यकीन करें कि जब आपके बच्चे बिलख रहे होते हैं ना, भूख से, प्यास से, जब आपके बच्चे बिलबिला रहे होते हैं तो वो एक ऐसा लम्हा होता है किसी माँ बाप से बर्दाश्त नहीं होता। शो में आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करने वाले हैं स्किन के इशू पर। बहुत सारे स्किन के मसले होते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ी सी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है। हो ये रहा है कि अब पीआरपी के थ्रू आप अपने पोर्स को बंद करा सकते हैं। ठीक है, अब ना सिर्फ पोर्स बल्कि आप सर में अगर आपको ये हो कि आपका हेयर फॉल है, सर के किसी हिस्से में गोल दायरे की शक्ल में बाल नहीं आ रहे, तो आप तब भी पीआरपी करा सकते हैं। और ये एक ऐसी थेरेपी है, ये एक ऐसा तरीका है अपनी स्किन को दोबारा से फ्रेश करने का, जिसमें आपके ब्लड को ही लिया जाता है, जिसमें से प्लाज्मा अलग किया जाता है, देन उसी चीज़ को, उसी प्लाज्मा को दोबारा से आपकी स्किन में इंजेक्ट किया जाता है।
कितना महंगा है ये, किस एज के लोग करवा सकते हैं, इसको करवाने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है, ये हम आपको आज बताएंगे। इसके अलावा डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ होंगे, जिनसे मैं ये जानूंगी कि ये जो आंखों के इर्द गिर्द हल्के पड़ जाते हैं ना, इनको कभी कभी हमें मेकअप से छुपाना पड़ता है, इस करना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मेरी नींद भी पूरी हो जाए ना, उसके बावजूद मुझे ये डार्क सर्कल्स का इशू रहता है। कभी खीरा लगा लेती हूँ मैं, अम्मा के टोट के, कभी आलू का कोई टुकड़ा मैंने रख लिया आंखों पर, लेकिन उसके बावजूद ये डार्क सर्कल्स जाते नहीं हैं। तो वो तमाम मेरी बहनें, इवन वो मर्द हजरात जो कि बहुत परेशान होते हैं कि भाई क्या मसला है, क्या आंखों के हल्के क्यों नहीं जा रहे, आंखों के नीचे जो ये रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस है, हल्के बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्या आपकी बॉडी में कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं या आपका इनटेक कैसा है। नींद तो एक है ना कि नींद पूरी नहीं हो रही, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली 3 बहनें महविश अली, महानूर और सहरिश स्क्वाश चैंपियन बन गई हैं। शो में आज वो हमारे साथ होंगी, उनसे हम बात करेंगे, मुलाकात करवाएंगे, तीनों बहनों का अज़्म क्या था, कैसे वो इस फील्ड में आई, इस पर उनसे राय लेंगे। इसके अलावा कराची के शहीर आफरीदी रोज़गार की तलाश में पुलिस में भर्ती हुए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बॉक्स रिंग में उन्होंने उनकी किस्मत ले आई, किस तरह से ये हुआ प्रोग्राम में इस पर एक रिपोर्ट है, वो भी आपको दिखाएंगे। मारूफ पाकिस्तानी गुलूकार वारिस बेग भी होंगे आज हमारे साथ, उनसे कुछ बातें करेंगे और कुछ फरमाइशें करेंगे, देख लेते हैं पूरी होती हैं या नहीं। तो जनाब बहुत सारे मौज़ूआत हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे आज हमने डिस्कशन करनी है, लेकिन सबसे पहले उन बाहिम्मत बहनों की बात करते हैं जिन्होंने एक मिसाल कायम कर दिया, एक रिकॉर्ड कायम किया है। कराची में 3 स्क्वाश सिस्टर्स खूब मेहनत कर रही हैं, मकसद मुल्क का नाम रोशन करना है। इसके अलावा मैं ये ऐड करूँगी कि मकसद ये भी है कि वो पेरेंट्स जो सोच सकते हैं कि बच्चियाँ स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती, प्लीज़ ऐसा नहीं सोचें। लड़कियाँ बहुत अच्छे तरीके से खेल के किसी भी मैदान में आगे जा सकती हैं, वो क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, स्क्वाश है, बैडमिंटन है, टेनिस है। अपनी बच्चियों के अंदर छुपे हुए टैलेंट को पहचानें। पहले खिज़र आज़म की रिपोर्ट मैं आपको दिखाती हूँ, देन इन बहनों से आपकी बात करवाऊंगी। कराची में ही टोटा अंडर 15 और 19 का, तो मैंने 19 खेला, उसमें मैं विनर आई और मेरी सिस्टर्स ने 15 खेला। मज़े की बात, वो दोनों का फाइनल आपस में आया। महानूर अली मेरी सिस्टर वो जीती है और सहरिश अली हार गई, लेकिन बहुत अच्छी फाइट हुई इनकी। और इस तरह हम तीनों एक ही जगह में कप्स लेकर खड़े थे, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा मूवमेंट था हमारे लिए। महविश, सहरिश और महानूर पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली 3 बहनें स्क्वाश में अपना नाम बना रही हैं। महानूर अली मलेशिया में इंटरनेशनल इवेंट खेल रही हैं और गर्ल्स अंडर 11 में पहली पोजीशन अपने नाम कर चुकी हैं, जबकि महविश और सहरिश आइंदा इवेंट्स की तैयारियों में मसरूफ़। मुझे स्क्वाश इतना पसंद नहीं था, मुझे स्विमिंग पसंद थी, लेकिन गर्ल्स के लिए स्विमिंग इतनी बेस्ट नहीं है जिस तरह बाकी स्पोर्ट्स है। स्क्वाश मेरे बाबा ने मेरे लिए चूज़ की क्योंकि वो इंडोर गेम है। 1-2 साल मैंने स्क्वाश खेला, मुझे जितनी अचीवमेंट्स मिली, मैंने जितनी मेहनत की, मुझे जो आगे मेरा फ्यूचर नज़र आ रहा था, मैंने अपनी सिस्टर्स को भी यही बोला कि आप लोग भी मेरे साथ स्क्वाश खेलो। बहुत लेज़ी थी, घर में ही बैठी रहती थी, तो मेरे पापा ने कहा इस तरह लेज़ी पूरे दिन सोती रहती हो, क्या होगा तुम्हारा। कहते तुम फिटनेस के लिए स्टार्ट कर दो। फिर जब मैंने देखा इतनी अचीवमेंट्स इन लोगों ने की, फिर बस मैंने भी प्रोफेशनली स्टार्ट करी। हमें बहुत फ़ायदा मिलता है कि हम सब फैमिली एक मतलब स्क्वाश में ही इन्वॉल्व होते हैं, तो हम एक दूसरे का डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे की वीकनेसेस फाइंड करते हैं। आपकी ये वीकनेसेस आप इस पर काम करो, आपकी ये वीकनेसेस आप इस पर काम करो। ऐसा मेरी स्पीड अच्छी है, मेरी छोटी बहन क्या है, बॉल के पीछे बहुत क्विकनेस उसकी अच्छी, और मेरी बहन की शॉट्स अच्छी, उसका हाथ अच्छा है, बहुत टाइम से खेलती। कोर्ट में हम एनिमीज़ की तरह खेलते हैं, मतलब एक भी पॉइंट किसी को देना दिया तो रैम नहीं होता। अब कोर्ट में हम स्ट्रेंजर्स होते हैं, एक दूसरे के लिए बिल्कुल कुछ नहीं, बस हम फाइट कर रहे होते हैं। जो बेहतर खेलेगा, जिसने मेहनत ज़्यादा की होगी, वो जीतेगा। मुझे पता है कि मेरी बहनों का वीक पॉइंट किधर है और प्लस पॉइंट किधर है, इसलिए मैं उनको वो पॉइंट पे ही खिलाती हूँ ताकि मैं उनसे पॉइंट ले सकूँ। इस तरह फाइट करती। कोच मकसूद अहमद भी स्क्वाश सिस्टर्स के टैलेंट से मुतमईन हैं। ये एक फैमिली आई है जो पेशावर से है, जो 3 सिस्टर हैं, माशाल्लाह तीनों बहुत अच्छी हैं। ये मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि 2 से 3 साल के अंदर ये महविश जो है वो इंशाल्लाह वर्ल्ड के टॉप लेवल में आ जाएगी।
और जो छोटी ये मानूर जो है वो इंशाल्लाह ताला वो भी अच्छे लेवल पे आएगी और उसको वर्ल्ड चैम्पियन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हमारा फ्यूचर गोल ये क्या इंशाल्लाह जैसा मेंस ने पाकिस्तान का नाम बनाया है पूरे वर्ल्ड में स्क्वॉश का, मैं चाहती हूँ कि वुमेंस का भी एक नाम बने जैसे इन लोगों ने बनाया। वुमेंस का पाकिस्तान में एक नाम बने कि पाकिस्तान की वुमेंस भी आगे आ सकती है स्क्वॉश में, टॉप 10, टॉप 5, नंबर 1। हर रोज़ यही सोचते हैं कि कैसे पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपने मम्मा पापा की मेहनत को रंग लाए। और हम लोग तीनों अलग अलग कैटेगरीज में ना, तो फिर हम तीनों अलग अलग जीत सकते हैं। 3-3 स्कॉश सिस्टर्स के वालिदैन न सिर्फ बच्चियों की हौसला अफजाई करते हैं बल्कि मैचेस ही नहीं ट्रेनिंग सेशंस में भी मौजूद रहते हैं। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खिजर आजम, समा, कराची। ज़बरदस्त पे रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब ये तीनों बहनें और इनके जो वालिद हैं, क्योंकि वालिद सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम होते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। महविश हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सहरिश हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इसके अलावा महानूर भी हमें ज्वाइन करेंगी थोड़े से टाइम के बाद, और इनके वालिद आरिफ साहब वो भी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। आप सबको अस्सलाम वालेकुम कहूँगी, गुड मॉर्निंग। सो सबसे पहले आपसे आगाज़ करते हैं महविश। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 3 बहनें एक ही खेल खेल रही हैं, मतलब ये लाइक सोच कैसे आई, और क्या किसी को देख के मतलब लाइक अगर महानूर गई तो आपने कहा कि अच्छा मुझे महानूर गई है तो मैं भी इसी खेल में जाऊंगी, किस तरह से पॉसिबल हुआ ये? ये तो पहले इस तरह था कि हम ये स्पोर्ट्स नहीं ज्वाइन कर रहे थे क्योंकि हमें इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन बाबा मेरे स्पोर्ट्समैन रह चुके थे, क्रिकेट भी उनने 8 साल खेली, फिर उनने बैडमिंटन भी खेला 9 साल। तो उनने हमें बोला कि आप फिटनेस के लिए चलो ज्वाइन कर लो ताकि आपका मतलब ध्यान, जैसे आजकल आपने देखा होगा न्यू जनरेशन मोबाइल्स में लगी होती है, बस उनका और काम नहीं होता, मोबाइल्स, और ये उनकी हेल्थ भी ख़राब हो जाती है उसकी वजह से बाबा ने बोला चलो आप लोग एक हेल्दी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ, एक्टिविटीज़ में, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। तो मैंने स्विमिंग ज्वाइन करना शुरू किया। मैं तब छोटी थी, मैं स्विमिंग के लिए जाती थी गर्मियों में। तो स्विमिंग मतलब लड़कियां कितने साल कर लेगी, 3-4 साल, उसके बाद पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, फैमिली अलाउ नहीं करती, और उसमें कोई फ्यूचर भी नहीं बनता है खासकर पाकिस्तान का, क्योंकि वो लोग इतना उनको सपोर्ट नहीं करते। ठीक है। तो बाबा के बैडमिंटन के साथ ही कोर्ट स्क्वॉश कोर्ट था, उन्होंने बोला चलो आज हम जाते रहते बाबा के साथ ऐसे घूमने फिरने के लिए, तो हमने स्क्वॉश स्टार्ट किया। 1-2 साल जब हमने खेलना शुरू किया तो हमने अचीवमेंट्स शुरू की, क्योंकि हमें एक टैलेंट था, हम कुछ भी मतलब कर सकते थे। किस एज से खेलना शुरू किया आपने? मैंने 11 इयर्स। और महानूर आपसे बड़ी हैं? नो, वो आपसे छोटी हैं, और उन्होंने आपके बाद शुरू किया? जी बिल्कुल। मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आओ आप लोग भी मेरे साथ ज्वाइन करो। मेरे भाई ने पहले स्टार्ट किया। पहले भाई ने किया, तो भाई अभी भी खेल रहे हैं? जी बिल्कुल। यानी चारों बहन भाई जबरदस्त कर रहे हैं भाई, कमाल। अच्छा, अब्बा की वजह से, क्योंकि अब्बा ने कहा कि एक एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो जाओगे। सही। भाई आपसे बड़े हैं? जी। पहले भाई ने खेलना शुरू किया, फिर आप आई, फिर महानूर, और देन सहरिश आई। ठीक है, चलो सहरिश आपसे भी बात करते हैं। अभी महानूर के साथ हम कनेक्ट होते हैं, फिर महानूर से भी बात करेंगे। तो आप मुझे बताएं कि आपकी एज क्या है और किससे इंस्पायर हुई थी ज़्यादा, भाई से कि बहनों से? 12 साल की एज है, मैं बहनों से ज़्यादा बहनों से इंस्पायर हुई थी। भाई से अच्छा नहीं खेलते भाई? मतलब अच्छा खेलते थे, लेकिन बॉयज़ अलग खेलते, लड़कियां अलग खेलती हैं। अच्छा, जब मैंने महविश को देखा कि इंटरव्यूज़ भी देती है, इतनी आगे पहुंच गई है, मैंने कहा मुझे भी थोड़ा आगे जाना है, मुझसे भी फिर लोग इंटरव्यूज़ लेंगे ना। फिर अब देखो मैं आपसे इंटरव्यू ले रही हूँ, अच्छा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, इनके वालिद साहब से बात कर लेते हैं। आरिफ साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह बड़े ही टैलेंटेड, माशाल्लाह बड़े ही अच्छे बच्चे हैं आपके। अब हैसियत बाप बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को ट्रेन करना, क्योंकि अमूमन होता है कि जब बच्चे देखते हैं ना कि अब्बा हमारे ट्रेनर है, तो बच्चों की फरमाइशें नहीं आज अब्बा आज नहीं करना, दिल नहीं करा। तो चारों बच्चों में कौन ऐसा है जो कि कहता है कि बस मुझे काम करना है, मेहनत करनी है, और कौन सा ऐसा है जो कि कहता है कि थोड़ी सी सुस्ती और काहली दिखा रहा हो? बच्चों में तो तीनों बच्चियाँ माशाल्लाह। महविश बहुत ज़्यादा मेहनती है, फिर सेकंड पे जो है ना मानूर जो छोटी बच्ची है वो भी बहुत ज़्यादा मेहनती है, फिर सहरिश है। ये तीनों तकरीबन सुबह 6 बजे नमाज के बाद ना ये ग्राउंड जाती है, 1:30 बजे फ़िज़िकल ट्रेनिंग करती है, फिर नाश्ता के बाद दोबारा फिर 4 घंटे कोर्ट में गेम खेल रही होती है, फिर शाम को 2 घंटे। तो रोज़ाना जो इनका सेशन टाइम होता है तकरीबन 7 घंटे डेली ये कोर्ट में गुजारती है। कभी कभी तो महविश के और मानूर के जो है ना हाथों पे वो ओले से छाले पड़ जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं। मुझे भी दिखा दो, मैं उनके लिए फिर
मेडिसिन वगैरह क्रीम वगैरह लेके आ जाता हूँ। बेटा ये तो मेहनत है ना कि बाद में मेहनत के साथ ये चीज़ें अच्छा आरिफ, मुझे ये बताएं कि स्क्वाश की तरफ ही क्यों ध्यान था, किसी और खेल में क्यों आप नहीं चाहते थे कि बच्चियां जाएं, या बच्चों का इंटरेस्ट इस तरफ था, क्या वजह थी कि इसी को सेलेक्ट किया गया? मैं खुद असल में प्रोफेशनल प्लेयर रहा हूँ क्रिकेट का। 28 ईयर्स में क्रिकेट मैंने खेला है ना, साथ में फिर 14-15 साल मैं कॉलेज के ज़माने से साथ में बैडमिंटन भी खेलता रहा हूँ। अच्छा। तो मुझे अंदाज़ा था कि यार ये जो क्रिकेट है या दूसरे जैसे फुटबॉल हो गई, दूसरे जो आउटडोर जो गेम्स हैं उनमें बच्चों को टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है कि ये बाहर जाएँ, फिर उनके साथ पेरेंट्स को भी सफ़र होना पड़ता है। मैं जॉब भी करता था, तो मैंने इसको इनके लिए ये इंडोर गेम बेहतर मुनासिब समझा कि यार चले एक ही जगह पे ये गेम खेलेंगे, वहीं पर एक्सरसाइज करके ना वापस आएंगे। तो मुझे ये बेटर फील हुआ है कि यार मैं इनको इस गेम में डालूं। तो वो शुरू में मैंने इनको फिटनेस के लिए डाला हुआ था कि चले यार इनके साथ इसकी फ़िज़िकल और मेंटल अलर्टनेस बेहतर हो जाएगी। लेकिन माशाल्लाह वो महविश जो थी ना, वो 1.5-2 साल के बाद उसने टूर्नामेंट जीतना शुरू किए हैं। तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि यार ये तो अभी आगे जा रहे हैं। तो इनके लिए फिर मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी, पिछले साल तकरीबन कोई 1.5 साल हो गए। फिर मैं इनके साथ चूँकि ट्रैवलिंग करनी पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट्स ज़्यादा होती है। अभी भी हम जैसे यहाँ पर हमारा ये सेशन ये ख़त्म हो जाए तो हमने जाना है फिर इस्लामाबाद। परसों इनका सिरीना कॉम्बैक्स का PSA का प्रोफेशनल स्क्वाश जो है ना टूर्नामेंट है इस्लामाबाद में। तो हमने वहाँ फिर पहुँचना है, क्योंकि वहाँ से सारी दुनिया से जो है ना, मिस्र से भी, US से भी, इंग्लैंड से भी जो एथलीट्स है वो पहुँच गए होंगे। 24 एथलीट्स है जिसमें महविश का नाम भी ना आ गया है। तो हमने फिर वहाँ पहुँचना है। तो अभी चूँकि हमारे पास इतना फ़ंड भी नहीं है, हम बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे, क्योंकि हमारे पास फ्लाइट के इतना वो नहीं है, फंड्स की बहुत कमी है। मैनेज करना मुश्किल है, मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। सही है। टाइम हमारे पास स्पेस भी कम है, हमें फिर यहाँ से वहाँ जाना आना जाना वक्त लगता है। अच्छा महविश, मुझे बताएं कि अब पढ़ाई किस तरह से साथ मैनेज कर रही हैं, किस ग्रेड में हैं आप, और मुश्किल नहीं होता कि इतना मेहनती काम है जिसको आपने वक्त देना है और फिर अब्बा का इतना ज़्यादा उम्मीदें हो जाना कि महविश अच्छा खेल रही है, बाकी बहन भाई महविश को देख के अच्छा खेलेंगे, किस तरह मैनेज करती हो? शुरू में तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये सब पूछते हैं। शुरू में तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको स्टडीज़ और स्क्वाश दोनों को एक साथ लेना पड़ता है। मैंने जब से स्टार्ट किया था तो स्टडीज़ में मैं मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड आती थी, और उसके साथ साथ मैंने स्क्वाश भी खेला। तो मैं सुबह स्कूल और जैसे ही आती थी मम्मा ने सब कुछ रेडी किया होता है, मतलब मम्मा का भी एक रोल है। मम्मा ने बहुत हेल्प की हमारे साथ। जैसे ही हम आते थे मिल्क शेक खाना सब कुछ, आ जाओ जल्दी बच्चे, शाबाश रेडी हो जाओ, आपने जाना है स्क्वाश के लिए। वहाँ जाकर तो अभी तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 10th पास कर लिया है, कॉलेज में एडमिशन भी कर लिया है। तो ये साथ लेकर जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। अगर आप कोशिश करो तो, अगर आपको आपके पेरेंट्स की सपोर्ट हासिल बिल्कुल यही बात है। और बच्चों के लिए से अच्छा होता है, मतलब छोटे टीनेजर्स या उनसे छोटे के जैसे 12-13 साल, क्योंकि वो लोग मोबाइल में बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आपको लगता है शायद हमारी जो यंग जनरेशन है उनको मोबाइल से हटाने का तरीका ये है कि आप उन्हें किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दें? बिल्कुल। अच्छा ये है कि हम हफ्ते में 1-2 दिन हार्डली हम 1 घंटा 2 घंटा मोबाइल यूज़ करते हैं हफ्ते में मतलब ये मतलब आजकल की जनरेशन ये कभी सोच भी नहीं सकती कि हफ्ते में 2 घंटे हम मोबाइल यूज़ करें, क्योंकि हम ज़्यादातर इन्वॉल्व हम उसी में होते हैं स्क्वाश में, और हम इतना मतलब हमारा दिल लग गया उसमें कि हम मेहनत हमें मतलब हमें खुशी मिलती है मेहनत करके। इतना मेहनत मैं करती हूँ, मुझे खुशी मिल रही है, मैं और भी करती हूँ। बाबा को मैं कहती हूँ नहीं मुझे नहीं जाना, मैं और भी करती हूँ, मुझे और भी ट्रैक करना है। तो ये है कि साथ लेकर जाना स्टडीज़ और इनको ये मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को दोनों जगहों पर, अगर मोबाइल जो टाइम आप मोबाइल को देते हैं वो अच्छा आप स्पोर्ट्स को दे दें, हेल्दी भी रहेंगे, फिट और आप कुछ बन भी जाएंगे, फिर आपका नाम भी होगा, फिर लोग आपके इंटरव्यूज भी लेंगे। अच्छा मुझे बताएं महविश कि स्क्वाश की हिस्ट्री हमारी जो है माशाल्लाह बड़ी अच्छी रही है और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं। तो आपके नज़दीक आप अपने आप को या आपके बहन भाई अगर अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाते हैं, इसके लिए कितनी मेहनत करनी है? मेहनत तो हर चीज़ में होती है। जब तक आप मेहनत नहीं करते तब तक आप कुछ अचीव भी नहीं कर सकते। और जिस तरह मेंस ने मतलब बनाया है
एक नाम है पाकिस्तान का। हम जब बाहर मुल्क जाते तो इंटरनेशनली खेलों के पाकिस्तान के प्लेयर्स आए, इतना मतलब एक लविंग माहौल होता है, पाकिस्तान के प्राउड फील होता है, पाकिस्तान के प्लेयर्स हम आए हैं। और जानशेर खान, जहांगीर खान, मकसूद अहमद, कमर जमान, सब ने जैसा नाम बनाया है वो तो कभी भूल ही नहीं सकता कोई। लेकिन वुमेन्स में, वुमेन्स में किसी का नाम नहीं है। बिल्कुल, तो मैं कहती हूँ कि वुमेन्स में इसीलिए नहीं बनाओ क्योंकि पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं होती, या वुमेन्स को इतना मतलब फैमिली सपोर्ट नहीं होता। उनको ज़्यादातर मतलब वो किया जाता है कि नहीं गर्ल्स क्यों खेलेगी, लड़कियाँ क्यों खेलेगी। लेकिन मैं ये नहीं सोचती, मेरे बाबा ने हमें लड़कियों की तरह नहीं बड़ा किया, हमें लड़कों की तरह बड़ा किया कि बच्चा आप लड़की नहीं हो, आप लड़के हो, आपने जितनी मेहनत करनी है आप कुछ बन सकते हो, आप कर सकते हो, जैसे लड़के बन सकते हैं, जैसे लड़कों ने नाम बनाया ऐसे आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते, आप उनसे कम नहीं हो। इससे हमें और भी मोटिवेशन मिलती है, हम और मेहनत करते हैं कि हमारे बाबा ने हमें लड़का समझे, हम और मेहनत करते हैं। आपकी जो सनूर वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मानूर, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह की। मानूर, आपकी दोनों बहनें, आपके अब्बा हमेशा मौजूद है, अम्मा भी आपकी मौजूद है, कैमरे के उस पर वो बैठी हैं, हमें देख रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बड़ी मेहनत होती है भाई, बड़ा मुश्किल काम है ये, मुझे जैसे कि बताया महविश ने भी, तो आप बताएं कि मलेशिया में आप मौजूद है, कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है? ये था कि ये 18 सिनाम जूनियर था, ओपन था, तो हर कंट्री के लोग आए थे, जापान से आए थे और सिंगापुर से गए थे, मलेशिया के अपने बहुत टॉप से प्लेयर थे और सारे बहुत अच्छा खेलते हैं। और अच्छा मानूर, आपके ना ऑडियो का थोड़ा सा इशू आ रहा है, हमारी टीम कोशिश करिए कि आपसे हम दोबारा से बात करें, दोबारा से आपके साथ कनेक्ट हों, जैसे ही होते हैं वापस आपकी तरफ आते हैं। अच्छा सैरिश, आप मुझे बताएं कि क्या टारगेट सेट किया है? बहन तो बहुत मेहनत करी है, सिर्फ इंटरव्यूज नहीं होते जब आप कुछ बन जाते हैं, मेहनत भी करनी पड़ती है। सो क्या टारगेट सेट किया आपने? वर्ल्ड जीतना है। वर्ल्ड जीतना है, पूरी दुनिया को जीतना है। अब सबसे बड़ा टारगेट तो है, अभी थोड़े थोड़े टारगेट मलेशियन जो है। अभी आपने कुछ जीता, कोई अचीवमेंट आपकी जो आप हमारे साथ शेयर करें ताकि आपकी जो एज की बच्चियां हैं वो आपसे इंस्पायर हों। मैं सिर्फ इन्हीं की तरह बस मोबाइल यूज़ करती थी और वो बैठी रहती थी। फिर जब स्क्वाश स्टार्ट किया, इनको देखा कि मानूर जीत रही थी बहुत ज़्यादा, मैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ मानूर से। अच्छा, कि देखा कि मेरी छोटी बहन इतना अच्छा कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती। फिर जब गई तो 15 में सेकंड आई हूँ, मानूर से ही हारी हूँ 15 में। मानूर से ही हारी हैं। अच्छा, आप लोग जब आपस में खेल रहे होते हैं, मुझे ज़रा ये बताइए, बड़ा एक वो मेरे लिए चीज़ है कि जब बहन भाई आपस में खेल रहे होते हैं तो क्या माइंड में क्या होता है? लाइक अगर मैं और मेरा भाई खेले तो मैं तो कहूँगी मैं इसको हरा ही दूँ और मैं जीत जाऊँ लेकिन अगर मैं और मेरी बहन खेल रहे होंगे तो तब मैं सोचूंगी नहीं, मैंने अपनी बहन को हार नहीं देना, मैं इसको जिताऊँ। तो आपके माइंड में क्या होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारे साथ बहुत बार हुआ है। मतलब कभी कभी हमारा मैच, कल हमारा मैच है और हम सब इस तरह बैठे हो या खाना खा रहे हो, उस टाइम हम बात शुरू करें तो मानूर मुझे इस तरह कहेगी महविश मुझे कल का मैच दे देना है तुमने, मुझे जीतना है तुमसे। मैं कहती हूँ चलो सही है, लेकिन कोर्ट के अंदर जब हम जाते हैं वो हम यही सोचते हैं हम प्लेयर्स हैं, हम सिस्टर नहीं, हम फ्रेंड नहीं है, हम कोई कोलीग नहीं है, हम प्लेयर्स हैं। और हम बिल्कुल मतलब एनिमीज तो नहीं कह सकते बल्कि हम ऑपोजिट वो है कि हमने जीतना है एक दूसरे से, क्योंकि हार जीत होती, कोई हारता है कोई जीतता है, ये तो खेल का हिस्सा है ना, ये तो खेल का हिस्सा है। ठीक है भाई, गुड लक आप लोगों को बहुत ज़्यादा, आप लोगों के फ्यूचर के लिए, नेक्स्ट आप लोगों के टूर्नामेंट के लिए। महविश आपका शुक्रिया, आरिफ साहब आपका भी शुक्रिया। हमने बहुत कोशिश की हम मानूर से कनेक्ट हों लेकिन कुछ इंटरनेट का इशू आ रहा था, और भाई आपका भी शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे, बड़े बड़े लोग आपके इंटरव्यूज़ करें, थैंक यू सो मच। तो भाई ये हमारी बच्चियाँ यानी हमारा मुस्तकबिल हैं जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए मेहनत करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी और समझने वाली चीज़ ये है कि इनकी मेहनत के पीछे जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है वो इनके पेरेंट्स हैं। सो पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो ज़रा दुनिया में क्या हो रहा है उस पर हम नजर डालते हैं। ज़रा एक सेकंड के लिए सोचें कि आपको कैसा लगेगा कि आपके नाम का एक कीड़ा दुनिया में मौजूद है। लाइक सोचें कि किसी का नाम फारूक है तो फारूक के नाम का कोई कीड़ा हो, या गुफार है तो गुफार के नाम का कोई कीड़ा हो। खैर आपको बहुत अजीब सा लगेगा, ज़ाहिर है कौन चाहता है कि भाई कि उसके नाम का कोई कीड़ा हो। शायद ऐसा ही कुछ टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को लगा। वो इसलिए क्योंकि मशहूर टेनिस स्टार जोकोविच के मुल्क सर्बिया में एक नई नस्ल का बीटल दरियाफ्त किया गया है और इस कीड़े को
जोकोविच का नाम दिया गया है। अब आप सोचें कि लाइक वाओ ना, कि एक कीड़े को एक टेनिस स्टार का नाम दे दिया गया है। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक माहिर हयातियात नकोला का ये कहना है कि इस्तकामत और मुश्किल घड़ी में लड़ने की सलाहियत 2 ऐसी अहम खूबियां हैं जो खेलों के साथ साथ कुदरत के निज़ाम में बका के लिए दरकार होती हैं। माहिरीन ने मज़ीद ये बताया है कि ये नई नस्ल के कीड़े मुश्किल हालात में ज़िंदा रहने के काबिल होते हैं, लाइक फ़ाइट करते रहते हैं, और यही फ़ाइट एक जो स्पोर्ट्समैन होता है वो भी करता है। इसीलिए इस कीड़े के लिए दुनिया के बेहतरीन टेनिस खिलाड़ियों में से एक का नाम इंतखाब किया गया। यही नहीं है बल्कि साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा के नाम को जानवरों की 14 नई नस्लों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें कैलिफोर्निया में एक मकड़ी और हवाई में एक मछली शामिल है। चलें जी, वैसे हम दुआ करेंगे कि हमारे नाम के पे कभी या हमारी शख्सियत पे कभी कोई कीड़ा ना बनाया जाए। खैर, अब ज़रा ये देखें, ये हमने बराक ओबामा की तस्वीर भी निकाल ली है कि जी किस तरह से, मैंने आपको बताया ना, मछली और मकड़ी, ये 2 चीज़ें अंदर। तो ये मछली जो है इस नाम पर जो है, इसका जो नाम है, और एक मकड़ी है, एक मछली है। कैलिफोर्निया में एक मकड़ी है और हवाई में एक मछली है। सो कीड़ों की भी पर्सनालिटीज़ और उनकी, जाहिर सी बात है कीड़े भी तगोदो करते हैं भाई, मेहनत करते हैं वो भी, तो हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बड़ा सोच समझ के ओबामा साहब के को चूज़ किया गया इसके लिए, और जोकोविच को भी चूज़ किया गया। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। बरतानिया के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में तारीख रकम हुई मसनूई जहानत से लेस आइडा हाउस ऑफ लॉर्ड्स से खिताब करने वाली पहली रोबोट बन गया। आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिनों पहले बात की थी, भाई रोबोटिक ज़माना आ गया है, हर चीज़ में रोबोट्स आगे नज़र आना शुरू हो गए हैं। कभी कभी तो रोबोट्स खबरें पढ़ते हमें नज़र आते हैं, कभी कभी हमें जो है कॉफ़ी बनाते नज़र आते हैं, कभी कूड़ा समेटते नज़र आते हैं, कभी जो है हैवी चीज़ें उठाते नज़र आते हैं, और अब ये खिताब करते भी नजर आ रहे। सूरत हाल उस वक्त दिलचस्प हुई जब आयडा सवालों का जवाब देते देते सो गई। ये सिर्फ वहाँ पर नहीं होता है, ये हमारे यहाँ भी बहुत होता है। आपको बहुत सारी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी जहाँ पर जीते जागते इंसान सो जाते हैं, उनसे सवाल हो रहे होते हैं और वो ख्वाबे गफलत के मज़े ले रहे होते हैं। और इवन कभी कभी हमने देखा कि भाई असम्बली में भी काफ़ी पार्लियामेंटेरियन ऐसे होते हैं जो कि हमें सोते हुए नजर आते हैं। स्पीकर साहब बोल रहे होते हैं, वो सो जाते हैं, नींद पूरी करते हैं। खैर, ये तो इंटरनेशनली जो इस वक्त सूरत हाल है वो हमने आपको बताई कि भाई क्या क्या दुनिया में अजीबो गरीब वाक़या हो रहा है। अब ज़रा हम आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ते हुए अच्छा इसकी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो रिपोर्ट देखिए ज़रा। बरतानिया के हुकूमती ईवानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आमद। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मसनूई जहानत से लेस आयडा ने सवालों के जवाबात दिए। और जवाबात देते देते आयडा की बैटरी डाउन हो गई और वो सो गई। ऑक्सफोर्ड इंजीनियर और आयडा बनाने वाले एडन मेलर ने इसे रिस्टार्ट करते हुए चश्मा पहना दिया। कमेटी अरकान ने चश्मे की बाबत पूछा तो मेलर ने कहा कि जब आयडा को रिस्टार्ट करते हैं तो ये मज़ाहिया शक्लें बनाती है। इस बात पर सब खिलखिला उठे। आयडा मुसव्वरी और शायरी भी करती हैं। इसकी पेंटिंग की नुमाइश भी की जा चुकी है। तो देखें, आयडा की यहाँ पे बैटरी डाउन हुई, ऐसे ही बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियन हैं जिनकी बैटरी डाउन हो जाती है, नींद पूरी क्या करें। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे खूबसूरत गुलकार से करवाते हैं जिनकी आवाज़, जिनके गाने क्या ज़बरदस्त है। वारिस बेग साहब पाकिस्तान के एक ऐसे गुलकार हैं जिन्होंने 90 की दहाई में एक मशहूर गाना गाया था, कल शब देखा मैंने चांद। और ये गाना ऐसा है कि जब गाया तो क्या खूब गाया और इतना मकबूल हुआ कि हर किसी की ज़ुबान पे ये गाना था। आज हमें वो ज्वाइन कर चुके हैं हमारे प्रोग्राम में, हमारे मेहमान हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बेग साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे बताएगा, इतने वक्त से आपका कोई नया गाना रिलीज़ नहीं हुआ, अलबत्ता मैंने आपके बेटे को ज़रूर देखा है काफ़ी वीडियोज़ में, क्या आजकल आपकी मसरूफियात चल रही हैं? जी बिल्कुल, मैं काफ़ी अरसा हो गया मैंने कोई गाना नहीं गाया, लेकिन एक गाना मैं अभी शूट करके आया हूँ हॉलीवुड में। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप उस गाने को देखेंगे। उसमें मैं हूँ और अमार वारिस हैं जो मेरे बेटे हैं, उन्होंने स्पेनिश में गाया, मैंने उर्दू में गाया, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत खूबसूरत उसका वीडियो है, तो बहुत जल्द आप उसको देखेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल की मूवीज़ में जो गाने होते हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? आजकल की फिल्मों में जो गाने हैं वो मोस्टली सिचुएशन पे नहीं बन रहे, और अगर गाना सिचुएशन पे बनता है तो वो ओबियसली उसकी उम्र भी ज़्यादा होगी। जिस तरह हम पुरानी फिल्मों में, जैसे मेरी फिल्म लगी जब संगम,
तो उस फिल्म के गाने का म्यूज़िक 6 महीने से बन रहा था। फिर उसमें सिचुएशन पे गाने आए कि अब ये जैसे शान ने रेशम को मिलना था और उसमें वो उसको मिल नहीं चाह रहा था, तो उसको एक ग्लास के अंदर कमरे में रखा हुआ था, तो उस पर उसने गाना गाया जो मेरा गाना था, आप प्यार दिल में जगाया। तो वो फिर जब सिचुएशन पे आया तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। उसके बाद सुरमई बादलों के पीछे, साथी मेरे, तो ये जो गाने थे वो लिखे भी जाते थे सिचुएशन के हिसाब से और फिल्म के हिसाब से। तो आज कल गाना जो फिल्म में लेते हैं, वो कोई भी गाना हिट होता है ना, तो उसको फिल्म के अंदर डाल देते हैं, तो इसलिए उसकी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं होती। आज भी देखें, कोई भी गाना पुरानी फिल्मों का सुनेंगे तो वो बड़ा अच्छा लगता है आपको। अच्छा वारिस बेग साहब, बहुत से यंगस्टर्स हैं जो आपको फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, या फिर जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना प्रोफेशन, अपना नाम बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या राय देंगे, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? जी बिल्कुल, जितने भी यंगस्टर हैं मैं समझता हूँ कि वो किसी को भी फॉलो करें, मुझे करें, या जितने भी हमारे सिंगर्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपनी एजुकेशन पे तवज्जो दें, क्योंकि आप अगर तालीम छोड़ के इस तरफ आ जाएंगे तो वो बात मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप पढ़ नहीं रहे तो आप अपना कोई बिज़नेस शुरू करें, ये बिज़नेस स्टार्ट रखें, इसको पूरा प्रोफेशन ना बनाएं। अल्लाह ना करे अगर आप हिट नहीं होते तो फिर आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो मैं हमेशा बच्चों को यही कहता हूँ कि अपनी तालीम ख़त्म करें। जैसे अमार अपनी ग्रेजुएशन करके अमेरिका से वापस आया, तो उसके बाद अब अमेरिका के अंदर उसके पास 100 रास्ते हैं, वो जॉब कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसने कहा कि मैं पापा मैं गाना चाहता हूँ। तो अमार इस पे काम कर रहा है। उसके नए वीडियोस जो मैंने 3 वीडियोस उसके हॉलीवुड में बनाए हैं, वो जब आप देखेंगे, क्योंकि उसको इसका शौक़ है, तो इसका शौक़ होना भी ज़रूरी है। आपके अंदर होगा तो आप आगे जा सकते हैं। तो मैं कभी नहीं सिर्फ इसको प्रोफेशन बना लें म्यूज़िक को, ये मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता। जितने भी हमारे नई जनरेशन है, तो मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, उसके बाद कोई ऐसा काम करें कि अल्लाह ना करे अगर आप इसमें हिट नहीं होते तो आपका वो काम तो होगा ना। तो ये मेरी सजेशन है नई जनरेशन के लिए। ठीक है वारिस बेग साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। चलें जब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि फिल्मों में दिखाए जाने वाले हथियार कहाँ से आते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ पुरानी किताबों को महफूज रखने का बीड़ा किसने उठाया, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। अब आपको बताएं कि आप अपनी ज़िंदगी में सोचते कुछ और हैं लेकिन हो कुछ और जाता है। लाइक आप सोचते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है लेकिन आप किसी और ट्रैक पर निकल जाते हैं। आप सोचते हैं आपने इंजीनियर बनना है, आप किसी और ट्रैक पर निकल जाते हैं। लाइक मैंने ही सोचा था कि मैं फ़ाइन आर्ट्स पढ़ूंगी, लेकिन मैंने मीडिया स्टडीज़ पढ़ी तो कराची पुलिस का कांस्टेबल प्रोफेशनल बॉक्सर बन गया। शहीर आफरीदी पाकिस्तान के लिए मिडल वेट एशियन चैम्पियनशिप का टाइटल भी जीत चुके हैं। हुज़ैफा खान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ड्यूटी पर मुजरिमों को मार गिराएं, रिंग में हरीफ पर मुक्के बरसाएं। कराची पुलिस का कांस्टेबल शहीर आफरीदी प्रोफेशनल बॉक्सर बन गया। शहीर आफरीदी रोजगार की तलाश में पुलिस में भर्ती हुए, लेकिन किस्मत उन्हें बॉक्सिंग रिंग में ले आई। हमारे एक ऑफिसर थे, उन्होंने हमारे एक दरबार लगती है पुलिस की, उसमें कहा था कि यार आप लोगों में कोई स्पोर्ट्समैन नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई ना कोई स्पोर्ट्समैन होना चाहिए। तो मेरे एक दोस्त ने कहा था उन्हें कि यार हमारे पास एक बॉक्सर है। तो फिर उन्होंने मुझे बाहर निकाला ग्रुप में, मैंने वहाँ पे बॉक्सिंग डेमो दिखाया तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। तो पुलिस के बाद ही मैं सबके सामने आया हूँ और पुलिस की ताउन से ही मैं एशियन चैम्पियन बना। शहीद ने मुतादिद फाइट्स में कामयाबी हासिल करके मुसलसल 2 बार मिडिल वेट एशियन बॉक्सिंग का टाइटल भी अपने नाम किया, जिसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने इन्हें ड्यूटी के बजाय बॉक्सिंग पर तवज्जो देने की हिदायत की है। आईजी साहब ने मुझसे प्रॉमिस किया है और सिंध गवर्नमेंट ने भी प्रॉमिस किया है, एएसआई का उन्होंने मुझे प्रमोशन का कहा है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह प्रमोट करेंगे मुझे। कौमी बॉक्सर शहीर अब वर्ल्ड टाइटल में शिरकत के लिए बैरून मुल्क से ट्रेनिंग हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन उन्हें सिंध हुकूमत की ऐलान करदा इनामी रकम अब तक नहीं मिल सकी। चलें जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। अहम खबर है, FIA प्रोसिक्यूशन लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में मोना सिलाही की जमानत के फैसले को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद, डिटेल्स बताएगा। जी बिल्कुल, जो है वो चौधरी मोना सिलाही के खिलाफ चौधरी मोना सिलाही की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने मुकदमा खारिज करने का हुक्म दिया था। इस फैसले को FIA प्रोसिक्यूशन लाहौर की टीम ने चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। FIA की टीम ने जो है वो हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने की सिफारिश कर दी है और FIA प्रोसिक्यूशन लाहौर की टीम ने तमाम नकात लिखकर इस्लामाबाद हेड ऑफिस में अरसाल कर दिए हैं और इसके साथ साथ हेड ऑफिस की मंजूरी के बाद चौधरी मोना सिलाही के फैसले को चैलेंज किया जाएगा। और लाहौर हाई कोर्ट ने मोना सिलाही के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज था उसको खारिज करने का हुक्म दिया है। FIA लाहौर की प्रोसिक्यूशन टीम ने बाकायदा इसको अब चैलेंज करने का हतमी फैसला कर लिया है, जबकि हेड ऑफिस की मंजूरी के बाद इस दरख्वास्त को अटॉर्नी ऑफिस के जरिए जो है वो दायर किया जाएगा और इस हवाले से सिफारिशात जो तमाम तरह लाहौर हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले में लिखी गई थी उनके नकात बनाकर हेड ऑफिस को जो है वो अरसाल किए गए हैं और हेड ऑफिस को ये कहा गया है कि इसकी हतमी मंजूरी आप दें। सही है अरशद, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि कीमती और नायाब किताबें खस्ता हाली का शिकार हैं। अब इन किताबों को महफूज बनाना है। सवाल यह है कि महफूज कैसे बनाया जाए। इसके लिए अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है, जिसके तहत किताबों को महफूज बनाने के लिए एक रोज़ा तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया है। इस सेशन में क्या कुछ है, सैयदा जीनत अपनी रिपोर्ट में हमें बता रही हैं। सदियों पुरानी किताबें और मखतूतात ख़त्म होने के दहाने पर ऐसे में अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान ने उठाया अहम इक़दाम। एक सदी से ज़ायद पुराने इदारे ने 3 सालों में 700 किताबों की 1000 से ज़ायद तस्वीर बनाई, जबकि 1500 किताबें ऐसी भी हैं जिनकी डिजिटलाइजेशन का काम जारी है। इस सिलसिले में अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान ने किताबों और मखतूतात को महफूज बनाने के लिए एक रोज़ा तरबियती सेशन का इनेकाद किया। तरबियती सेशन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, जिसमें शुरा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज की वर्कशॉप में 2 सेशन रखे गए थे। एक थ्योरेटिकल था जिसके अंदर कैमरा और टूल्स वगैरह के बारे में मुकम्मल बताया गया, मखतूतात को प्रिजर्व करने के लिए बताया गया। दूसरा जो हमारा सेशन था उसके अंदर हमने प्रैक्टिकली करवाया, लोगों को बताया कि किस तरह मैन्यूस्क्रिप्ट को डेवलप करते हैं। हमारी कोशिश है कि ये टेक्नोलॉजी जिस तरह है सब तक पहुंच जाए और जो भी जितना इस्तेफादा करना चाहिए हम कर सकते हैं। आज की ये जो ट्रेनिंग है, अगर ये हम इम्प्लीमेंट करें अपने अपने इदारों में ही, तो हम इदारों की काफ़ी सारी जो हमारी नादिर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, अपनी हमारी हिस्ट्रीज़ हैं, उन्हें हम प्रिजर्व कर सकते हैं। जबकि लबनान से आए फील्ड डायरेक्टर वली नबी मुराद का कहना था कि ये तरकीब दुनिया भर में मकबूल है। उम्मीद है पाकिस्तान में भी इस पर काम किया जाएगा। Most of the attendees were excited, were interested in the subject. I hope I was able to transmit new information and to make them more eager to learn more about it, because this is digitization is a very important. तरबियती सेशन के बाद सेशन लेने आने वाले अफराद ने खुद किताबों की डिजिटलाइजेशन की प्रैक्टिस भी की। सदियों पुरानी मखतूतात को महफूज बनाने के लिए अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान का ये इक़दाम काबिल सताइश है, क्योंकि न सिर्फ इससे पुरानी और कदीम मखतूतात को महफूज बनाया जा सकेगा, बल्कि 1 क्लिक पर शहरी किसी भी किताब को बासानी पढ़ भी सकेंगे। कैमरामैन ज़िशान अली के साथ सैयदा जीनत, समा, कराची। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। हमारे मुआशरे में वालिदैन की एक सबसे बड़ी टेंशन होती है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अब अच्छा रिश्ता ढूंढना। अब अच्छे रिश्ते से क्या मुराद होती है? जैसे किसी भी घर में बेटा या बेटी जो है वो टीन एज से निकलते हैं, 22-25 तक पहुंचते हैं, तो अम्मा बाबा को टेंशन हो जाती है कि यार इसका रिश्ता फ़ौरन से तलाश करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या आज के वक्त में भी ये रिश्ता तलाश करना वाकई मुश्किल काम है? क्योंकि हमने तो ये देखा है भाई कि अब लड़के लड़कियां अपनी पसंद बताते हैं माँ बाप को आके, या इवन माँ बाप इतने सपोर्टिव हो गए कि बच्चों से पूछ लेते हैं कि भाई आपकी कोई पसंद है तो आप हमें बता दें, और फिर रिश्ता हो जाता है। लेकिन
इसमें मसला ये आता है कि हम पसंद तो कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम जो हमारी पसंद होती है ना उसके नताइज अच्छे नहीं होते हैं। अब ये जो रिश्ता ढूंढाने की चीज़ें हैं ये आज भी हमारे मुआशरे में हैं। क्या आज भी उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है? लाइक मुझे याद है कि एक टाइम था कि जब मैं सुनती थी कि जी रिश्ते वाले आए हैं तो वो ये कहते हैं कि लड़की गोरी होनी चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए और उसको काम भी आता हो घर का सारा, लड़का कमाता अच्छा हो, घर अच्छा हो, गाड़ी अपनी हो, बिजनेस उसका अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें क्या आज भी उतनी ही मैटर करती हैं, या फिर ये देखते हैं कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, ओके ठीक है, ख़ानदान अच्छा है, बच्ची मैनेज कर लेगी, इस पर छोड़ देते हैं। इसी पर बात करने के लिए मैच मेकर शाजिया रहमान इस वक्त मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, थैंक यू, मैं ठीक हूँ। अच्छा शाजिया, मुझे बताएं कि आज के वक्त में भी क्या वालिदैन की टेंशन है कि अच्छा रिश्ता बेटे या बेटी के लिए कहाँ से मिलेगा? हाँ, अब ये टेंशन ज़्यादा है क्योंकि अच्छा ज़्यादा हो गई है। उसकी वजह यह है कि देखिए, अगर आप पहले की बात करें, आज से 15 साल पहले की, जब एक रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं आया था, गैजेट्स में बच्चे इन्वॉल्व नहीं हुए थे, तो आपका बच्चा आपके साथ हर बर्थडे पार्टी पे, हर मिलाद पे, हर शादी में जाता था। घर पे किसी बच्चे को आप छोड़ के नहीं जाते। आज का बच्चा अपने घर में भी ड्राइंग रूम में मेहमानों से मिलने नहीं जाता अनटिल एंड अनलेस कि वो कंफर्टेबल नहीं हो या उसकी कंपनी नहीं हो। तो पेरेंट्स के पास ऑप्शंस नहीं है कि उनकी बेटियों को लोग कैसे देखेंगे, कहाँ पसंद करेंगे, या वो बेटे के लिए बच्चियाँ कहाँ पसंद करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो उनको डेफिनेटली ये होता है कि मैच मेकर से रब्ता करना, और अगर मैच मेकर से रब्ता नहीं भी करते, सोशल सर्कल में भी, तो भी मतलब कहीं ना कहीं एक चीज़ करनी पड़ती है, कुछ अरेंज करना। अगर बच्चों ने आके खुद बता दिया है तो वेल एंड गुड, ठीक है, और अगर नहीं बताया तो यू हैव टू फाइंड प्रपोजल्स फॉर योर किड्स। अच्छा शाजिया, मुझे ये बताएं कि जो मैच मेकर्स जो होते हैं ये कितना हम इसको रिलायबल कह सकते हैं? अच्छा देखें, जैसे हर प्रोफेशन है, हर प्रोफेशन में अच्छे बुरे लोग हैं। मीडिया की बात करें आप, या कहीं की भी, बैंकिंग सेक्टर की, कहीं की भी अगर कॉर्पोरेट लेवल पे आप बात करें, मैच मेकिंग का भी है कि देखिए, जब आप मैच मेकर के पास जा रहे हैं तो यू हैव टू बी स्मार्ट, कि आप उसके बारे में रिसर्च कर लें थोड़ी सी, कि मतलब उसका बैकग्राउंड क्या है, या कितने साल से काम कर रही है या काम कर रहा है, कहाँ पे है, फिजिकली किसी से मिल रहा है, या वो एक है कि इजी पैसा करा दें, जैस कैश करा दें, वो वाले मैच मेकर्स पे मत जाइए। या बहुत सारे ऐसे मैच मेकर्स होते हैं जी जो कुछ दिन के लिए आते हैं कहीं पे, उन्होंने रेंट पे जगह ली हुई होती है, उसके बाद वो भाग जाते हैं, ऐसा भी। मगर ये है कि आप अगर एक ऑथेंटिक किसी भी पर्सन के पास पहुँचे हैं तो वो रिलायबल है, बट देयर इज़ ऑलवेज अ डिस्क्लेमर कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई रजिस्ट्रेशन पे कर दिए तो शादी वाले दिन अब आपकी मुलाकात होगी बाकी लोगों से। आपको इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए। मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि देखें, किसी भी लड़के की इन्वेस्टिगेशन के लिए, चाहे आप गली का पान वाला हो, चाहे ऑफिस का पेन हो, चाहे कलीग्स हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे कोई भी ज़रिया हो, वो आप हर जगह ज़रूर तलाश करें। कहीं ना कहीं से अगर कोई आपको ऐसी बात मिलती है, पॉजिटिव है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नेगेटिव है, इवन नेबर से कहीं से भी मिलेगी। आप ये नहीं सोचें कि अच्छा मैच मेकर ने बताया, मैं 13 साल से काम कर रही हूँ और 13 साल पहले अगर मैंने कोई रिश्ता कराया था और उसी घर में दोबारा रिश्ता करा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि वो दूसरा भाई कैसा है। तो आपके शाजिया ने कराया तो अच्छा शाजिया, ये एक बड़ी चीज़ है हमारी सोसाइटी में कि चले मैच मेकर तो एक अलग, अम्मा अब्बा भी कहते हैं कि अच्छा बड़ी बहन खुश है ना, छोटी भी खुश रह लेगी। इस खानदान में एक बच्ची गई है, दूसरी तो डेफिनेटली, लेकिन देखना ये चाहिए कि क्या वो जो दूसरा लड़का है इंडिविजुअल पर्सनालिटी कैसी है, और वो आपकी बच्ची के साथ मतलब किस तरह से, बच्ची भी तो अलग नेचर की, बच्ची भी तो एक माँ बाप के 2 या 4 या 5 बच्चे होते हैं, सब अलग नेचर के होते हैं, तरबियत सेम होती है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि इस घर में, हाँ एक ऑथेंटिक बात ये पता चल जाती है कि यार ये फैमिली अच्छी है, कोई फ्रॉड लोग नहीं है, पढ़े लिखे हैं, या आपकी कंपैटिबिलिटी है, आपका जो भी माशरे में जो भी आपका लाइफस्टाइल है वो मैच करता है। लेकिन वो बच्चा कैसा है और वो बच्ची के साथ के लिए कैसा होगा, ये आप नहीं कह सकते 100%। ठीक है। अच्छा शाजिया, मुझे ये बताएं कि हमने हमेशा से ये सुना है डिमांड्स के हवाले से कि जी लड़का है तो उसकी डिमांड ही है, खैर लड़के की तो मैंने कभी नहीं सुनी, अम्मा की हमेशा होती है, नहीं जो होने वाली सास होती है उसकी, कि जी बहू गोरी चाहिए मुझे, घर के सारे काम आते हो, फिर उसके अलावा सुगड़ हो,
सलीकेमंद हो। सुगर सलीकेमंद होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये डिमांड करते ना कि लड़की गोरी हो, पढ़ी लिखी भी हो और घर के सारे काम, और डॉक्टर भी हो। तो ये एक, पहले तो जरा मैं चाहूंगी कि ये जो लड़के वालों की तरफ से डिमांड का कितना लंबा नोटिस आ जाता है, तो ये डिमांड क्या मतलब? अच्छा, अभी चेंज हुआ कुछ या वही वाली नहीं, अभी चेंज हुआ है। देखें, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क इस तरह आया है कि पहले तो लोग लड़के को लेके भी नहीं जाते थे। अब लड़की वाले सबसे पहले ये बात करते हैं कि बजाय आप 4 चक्कर लगाएं, पहले अपनी बेटियों को लाएं, फिर बहुओं को लाएं, फिर चच्ची को लाएं, खाला, इससे अच्छा लड़के को लेके आ जाएं। पहले हम भी तो लड़का देख लें, हो सकता है हम 4 मुलाकातों के बाद मना कर दें, या हो सकता है कि आप 4 मुलाकातों के बाद आप पीछे 400 लड़कियां और देख के आ रही हो, आप हमारी बेटी को मना कर दें। तो वो टाइम जो है मैनेजमेंट लोगों ने सीख ली है कि अच्छा जी ठीक है, लड़के को ले आएं। जब लड़का जाता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो लोग कहते हैं कि वो चीज़ें जल्दी फाइनलाइज हो जाती हैं, या हाँ या ना जल्दी हो जाता है। गोरी लड़की की डिमांड पे मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, अब कॉम्प्रोमाइज़ आ गया है, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो अगर पढ़े लिखे हैं, वो कहते हैं कि अट्रैक्टिव हो, अपने आप को कैरी करना आता हो, सोशली मूव कर सकती हो मेरे साथ। इट्स नॉट नेसेसरी कि चिट्टा रंग हो और अट्रैक्शन नहीं हो, हर एक का अपना एक क्राइटेरिया है ब्यूटी का। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत फर्क आया है, बट एट द सेम टाइम लड़कियां ज्यादा डिमांडिंग हो गई हैं। अच्छा, मैं यही आपसे कहने लगी थी, अब चूंकि जो लड़कियां मुझे देख रही हैं, या जो माएँ मुझे देख रही हैं, जो बहनें मुझे देख रही हैं, कुछ खवातीन होती है जॉब के हवाले से बड़ा उनका कंसर्न होता है कि जी मैंने जॉब करनी है, जॉब ओरिएंटेड होती है। तो वो अच्छा जॉब भी करी है, फिर एक रिश्ता आ गया, अब उनकी डिमांड है कि लड़का हमें इजाजत दे कि जी मैंने नौकरी भी करनी है, ठीक है। तो क्या उन लड़कियों के रिश्ते आसानी से मिल जाते हैं, या वो लड़कियां जो कि रजामंद हो जाती है कि अच्छा शादी होने लगी है, रिश्ता आ गया, मैंने नौकरी छोड़ देनी है, मैंने जॉब को अपना वेव ऑफ कर देना है? मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, उसके लिए जिंदगी में हर जगह आसानी होती है। यानी जो नौकरी छोड़ देती है, नौकरी ना छोड़े तब भी, इट्स नॉट अबाउट दैट कि आप नौकरी छोड़ें, बट आप एक बिल्कुल वो जो एक रिलेक्टेंट हो जाते हैं ना, मैंने जॉब छोड़नी ही नहीं है, मैंने ये करना नहीं। बहुत सारी लड़कियां ये बात करती हैं, उनकी मदर से ये बात करती हैं कि अभी जॉब कर रही है, ठीक है, बाद में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लड़का या लड़की डिसाइड कर लेंगे, ना हमें कोई एतराज़ है, ना इन लॉज को होना चाहिए, क्योंकि इतनी पढ़ा है, डिग्री ली है, चीज़ें वहाँ पे बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन कुछ लड़के वाले भी ऐसे होते हैं जो कहते हैं लड़की जॉब करती रहे, तो वो तो आइडियल सिचुएशन हो जाती है, बहुत अच्छी इक्वेशन हो जाती है। लेकिन जो ये कहती है नहीं करनी, तो फिर वही लोग करते हैं जिनको लगता है कि नहीं जी हमें तो बस एक कैरियर ओरिएंटेड वाइफ चाहिए और इसका कैरियर आगे से आगे एस्टैब्लिश होते रहे और हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए बेनिफिशियल काइंड है, एक अच्छी पॉजिटिव अप्रोच है अगर उनका बन रहा है तो उनके बच्चों के लिए बेहतर है। अच्छा शाजी, मुझे ये बताएं कि वो बच्चियां जो कि पढ़ाई कर लेती हैं लेकिन फिर नौकरी नहीं करती और घर में रहती हैं, उनके रिश्ते मिलने में मुश्किल होती है, या फिर क्या डिमांड होती है उन लड़कियों की भी? देखिए, हर क्लास की अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो हर क्लास की अपनी एक मेंटालिटी है, अपनी एक डिमांड है। अच्छा। बहुत सारी लड़कियां जो इन्होंने अगर ऐसी एजुकेशन हासिल की है, लाइक आर्ट से रिलेटेड की है या कॉमर्स से, या नहीं करियर परस्यू कर रही हैं या प्राइवेट पढ़ लिया है, तो भी लोगों की ऐसी डिमांड होती है। बाज़ औक़ात इतने ज़्यादा एजुकेटेड या क्वालिफाइड लड़के होते हैं जो कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लड़की नहीं चाहिए, सिंपल ग्रेजुएट हो दैन इट्स ओके, अच्छी फैमिली की, अच्छा बैकग्राउंड हो, फ्लुएंट हो या हमारे साथ मूव कर सके। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं जी, कभी कभी तो ये होता है आईटी की ही लड़की चाहिए, कंप्यूटर्स की ही चाहिए, हमें सिर्फ मेडिकल फील्ड की ही चाहिए। अब क्यों? क्योंकि अगर लड़का बाहर है तो उसको पता है कि वहाँ पे किस चीज़ की वैल्यू है, तो यहाँ से अगर लड़की जाएगी तो उसको मज़ीद इतना पढ़ना पड़ेगा, उसका अपना पैसा इन्वेस्ट होगा। तो लोग बहुत कैलकुलेटेड हो गए, वो कहते हैं कि हमें नहीं करना, जो चीज़ हो रही है मतलब एक रेडीमेड एक चीज़ हो कि अच्छा यही डिग्री हो। बहुत सारी दफ़ा ऐसा हुआ कि लड़के ने लड़की से पहली दफ़ा बात की, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कोई और बात नहीं। हाँ। अच्छा आपकी डिग्री क्या है, आपकी डिग्री का पाकिस्तान में ये स्कोप है, कनाडा में क्या स्कोप है। अब लड़की के लिए इट्स लाइक अ CV और जॉब इंटरव्यू, तो वो एक प्लेजेंट इफेक्ट नहीं होता। लेकिन लोग मतलब ब्लंटली बोल देते हैं कि हमें स्पेसिफिकली यही डिग्री चाहिए। अच्छा, तो अच्छा शाजी, मुझे बताएं, बहुत सारी मैट्रिमोनियल साइट्स भी आ गई हैं कि ये रिलायबल है, या फिर हम ये देखें कि शुरू में तो रिलायबल है बट विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे भी फ्रॉड हो जाएगा?
अच्छा, अगर आप फ्रॉड के फैक्टर को भी हटा दें, फ्रॉड का फैक्टर कहीं पे भी हो सकता है, मुझे अपने पड़ोसी का भी नहीं पता अगर आप मुझसे आके पूछेंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐप्स की बात करें, बहुत सारे ऐप्स पहले से काम कर रहे हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स काम कर रही हैं, अगर तो वो एक ऑथेंटिक उसके अंडर काम कर रहे हैं जो चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करके और अप्रूव्ड किस्म की चीज़ें। लेकिन अगर ये है कि जी आपका प्रोफाइल है और आपने अपनी रिक्वायरमेंट डाली और आपके सामने ऑप्शंस आ गए, ठीक है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जो मैकेनिज़्म है ये इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है। क्योंकि देखिए, आप एज वो कर सकते हैं फ़िल्टर, हाइट कर सकते हैं, एजुकेशन कर सकते हैं, एरिया कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको तो इवन ये भी नहीं पता कि जो आपने डिटेल्स दिए वो हो सकता है आप फीमेल नहीं हो, दूसरी तरफ मेल हो, अगर चेकिंग नहीं हुई है। सेल्फ़ी भी लोग बहुत चेंज करके, मैं आपसे बोलूँ अच्छा उसकी मेल की सेल्फ़ी ले दूँ, तो ये सारी चीज़ें अभी हैं, अभी इन पे काम करना पड़ेगा। अभी इनके साइड इफ़ेक्ट्स आना स्टार्ट होंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना कामयाब है और कितना नाकाम है। सही है। अच्छा, मुझे बताएं कि मैच मेकर्स के लिए क्या क्या चीज़ होती है? लाइक अगर कोई रिश्ता आपके पास आया है, रिक्वायरमेंट्स क्या लोग रखते हैं आपके आगे कि जी ऐसा 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 होना चाहिए? मतलब आज के भी टाइम में क्या चीज़ टॉप ऑफ द लिस्ट है? टॉप ऑफ द लिस्ट अगर आप लड़की की बात करें, 70 to 80% लोगों का होता है वो हर बात पे कॉम्प्रोमाइज़ को तैयार होते हैं। खूबसूरती, समटाइम्स लोगों का ये होता है कि एरिया भी कोई भी हो, लिविंग एरिया, बट अगर लड़की बहुत खूबसूरत है तो 70 to 80%। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द रिमेनिंग 30%, दे आर मोर इनटू एजुकेशन एंड ख़ानदान। सिर्फ 30%। ओके। बाकी अगर लड़कियों की डिमांड की तरफ से बात की जाए तो इट्स जस्ट इनकम फिगर और ब्रैकेट, वो हो गया है जो हम लड़कियों की बात कर रहे थे कि लड़कियां डिमांडिंग हो गई हैं। लड़कियां अब लुक्स से, इनकम से लेके इवन जिस कंपनी में काम कर रहा है उस कंपनी की मतलब किसके साथ मज़ीद काम हो रहा है, इतनी डिटेलिंग हो गई है कि कभी कभी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि आप मतलब इफ़ यू आर सिटिंग विद अ गर्ल और आप बात कर रहे हैं तो अच्छा आपकी कंपनी का किसके साथ काम होता है, ये कौन है, आउटसोर्स किसने किया है, तो वो पहले ये नहीं होता था। एक तरह से अच्छी बात भी है कि आपको पता होता है कि ठीक है, अगर आप किसी ने आपको बताया कि मैं ये जॉब कर रहा हूँ, मेरे आगे स्कोप नहीं है, तो वो लड़की को नज़र आ रहा होता है। अगर वो बहुत कैरियर ओरिएंटेड है तो कहती है इसका स्कोप ही नहीं है, क्या फ़ायदा। और मुझे लगता है कि अगर आज के टाइम पे लड़कियाँ अपने फ्यूचर को लेके इतना ज़्यादा वो है, ये बुरी बात नहीं है। फॉर मी इट्स गुड, अच्छी बात है आप सोचें, लेकिन अगेन वही बात है कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करें, कॉम्प्लिकेट नहीं करें, बहुत रिलेक्टेंट नहीं हो। और लड़कियों के लिए मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि जो भी बात करनी है बहुत पोलाइटली कर दें। आप इस चीज़ को लेके शादी नहीं करेंगे इसके पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट नहीं भी हो सकता, कल को कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। जो एक इंडिविजुअल है उसकी बाकी सारे जो चेकलिस्ट है ना वो चेक किया करें, वो रेड फ्लैग्स चेक किया करें। ये नहीं कि एंगर इशू है और बाकी वो आप इग्नोर कर देती हैं, रहता तो अच्छी जगह पे, कमाता तो अच्छा है, कोई बात नहीं, ये नहीं करें प्लीज। अच्छा कमाने और अच्छी जगह रहने के बाद अगर वो जिसके साथ गुजारा करना है तो फिर ऐसे मर्द से शादी करने का या उसके पैसों पे आप कोई फायदा नहीं, घूम रहे फिर क्या फायदा कि अगर आपकी अपनी इज्जत नहीं है। थैंक यू सो मच शाजिया, हमारे साथ मौजूद थी। अब जरा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्शन फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले जदीद तरीन हथियारों की। दूसरे ममालिक में इन हथियारों की फराहमी के लिए बाकायदा इदारे काम करते हैं जो फिल्म के मंजर की ज़रूरत के मुताबिक हथियार मुहैया करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इसकी क्या सूरत हाल है, नुमाइंदे खुसूसी रेहान बता रहे हैं हमें। दुनिया भर में एक्शन फिल्में करोड़ों डॉलर्स का बिजनेस करती हैं। फिल्मों में दिखाए जाने वाले जदीद हथियार देखने वालों की निगाहें खीरा करते हैं, मगर हमारी फिल्मों की दुनिया अलग है। 45 साला फाइट इंस्ट्रक्टर शाहिद खान शाही न सिर्फ हमारी फिल्मों के मारधाड़ से भरपूर मनाजिर में हकीकत का रंग भरता है, बल्कि किराए पर फिल्मों के लिए हथियार भी मुहैया करता है। हर डायरेक्टर जब फिल्म बना रहा होता है तो वो अपना कुछ फिल्म जिस तरीके से फिल्म की स्टोरी होती है, फाइट भी उसी तरीके से होती है। जो हथियार हम बनाते हैं वो हम फिल्म के हवाले से ही बनाते हैं।
जिसकी कोई रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे टीटी चाहिए, मुझे क्लाशन चाहिए, वो डिपेंड करता है कि हम जाके कहीं बाहर मुल्क की शूट दिखा रहे हैं या पाकिस्तानी शूट दिखा रहे हैं। जो असला है वो उसके ऊपर होता है कि हम मतलब वो कितनी कॉस्ट पे पड़ी है, तो वो उसी की वजह से हम 1000 रुपये में भी दे देते हैं, 1500 में भी दे देते हैं, 2000 में भी दे देते हैं। अव्वल तो सिर्फ ये गन्स पे डिपेंड नहीं करते हम, क्योंकि इसका काम तो कभी होता है कभी नहीं। मैं एक्चुअली ख़ुद जो जैसे अपना घर चला रहा होता हूँ, कई ड्रामों के एक्शन करवा रहा होता हूँ। अगर कोई एक्टर इसरार करे कि यार मैंने रेल गन्स चलानी है, तो फिर हम क्या करते हैं कि जो रेल जैसे हमारी पिस्टल हो, ठीक है, उसके जो गोली निकलती है वो हम एम्प्टी बना देते हैं। उसी तरह डलेगी पिस्टल में, लोड होगी, इस तरह जाएगी, फायर भी बिल्कुल आपके सामने फायर भी होगा, उसी तरह बजेगा भी। जिंदगी की तमाम तर सख्तियों के बावजूद शाहिद खान आने वाले कल से मायूस नहीं है। जहाँ तक मुस्तकबिल का ताल्लुक है तो एक्शन के, जैसे मेरा एक्शन के हवाले से है कि मैं ब्राइट देखता हूँ, रोशन देखता हूँ, क्योंकि अभी जितनी भी हमारी जो फिल्में अभी जो बन रही है ना, माशाल्लाह उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। सिनेमा के पर्दे पर एक्शन से भरपूर मनाजिर देखने वालों को बेइंतहा पसंद आते हैं, मगर काबिल तारीफ हैं वो लोग जो नहायती मामूली रकम के एवज़ इन मनाजिर को ज़िंदगी बख्शते हैं। यह और बात है कि वो ख़ुद हमेशा गुमनाम रहते हैं। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। क्या ज़बरदस्त रिपोर्ट रेहान ने बनाई है। हमें लगता था कि ये सब कुछ बहुत असली होता है, लेकिन वही असली नहीं होता। अब आपको पता चल गया होगा बिहाइंड द कैमरा क्या हो रहा होता है। अच्छा जी, अभी ले रहे हैं हम एक ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो बताएंगे आपको कि आंखों के इर्द गिर्द हल्के यानी डार्क सर्कल जो हैं उसका खात्मा कैसे हो सकता है। जानिए ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अब हम बात करने लगे आपकी स्किन के हवाले से। एक नई जदीद सी टेक्नोलॉजी है भाई, PRP थेरेपी, और प्लेटेट से भरपूर ये प्लाज्मा होता है। एक ऐसा इलाज है जिसमें आपका खून निकाला जाता है, फिर सिरिंज की मदद से उस प्लाज्मा को आपकी स्किन में इंजेक्ट किया जाता है। क्या प्रोसीजर है ये, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। इसी पर बात करने के लिए स्किन स्पेशलिस्ट नायाब ज़ीशान हमें ज्वाइन करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारी ख़वातीन का ये मसला है, बहुत सारे मर्दों का ये मसला कि भाई डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, कि किस तरह ख़त्म करना है आपने आपकी आंखों के गिर्द ये जो स्याह हल्के पड़ जाते हैं। यकीन करें अगर आप गोरे चिट्टे भी होंगे ना, आपकी आंखों के इर्द गिर्द हल्के होंगे तो आपकी स्किन पे वो आ ही नहीं सकती चीज़ जो कि आनी चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए, इसके आपके आंखों के गिर्द हल्के जो इस पर, इसको ख़त्म कैसे करना है, इस पर बात करने के लिए खुरम हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और नयाब हमें लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नयाब, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सो नयाब, आपसे मैं स्टार्ट करती हूँ, मुझे ये बताएं कि बेसिकली ये PRP है क्या, लाइक इसमें किस तरह से आपकी स्किन पे आप ही का ब्लड जो है उसका प्लाज्मा इंजेक्ट किया जाता है, ये प्रोसीजर कैसे होता है? देखें, आजकल डार्क सर्कल्स, हेयर लॉस और स्किन के काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, और हेयर लॉस का तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो है ना वो PRP है। अच्छा। PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, हम आपका ब्लड लेते हैं, उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स सेपरेट कर लेते हैं। रेड सेल्स सेपरेट हैं, वाइट सेल्स सेपरेट हैं। अब वो ग्रोथ फैक्टर्स अगर हम स्कैल्प पे इंजेक्ट करते हैं तो हमें हेयर लॉस में हेल्प करता है। अगर हम फेस पे इंजेक्ट करते हैं डिफरेंट प्रोसीजर्स के साथ तो वो एक्ने स्कार्स के लिए हमें बहुत हेल्प करता है, रिंकल्स के लिए हेल्प करता है। जैसे आप बता रही थी डार्क सर्कल्स का एक बहुत इशू चल रहा है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं महक आप, कि आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाए लेकिन एक डार्क पैच आपकी आईज के दरमियान हो तो वो बहुत प्रोमिनेंट होता है। तो उसके लिए भी हम PRP समटाइम्स करते हैं, और बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, बट PRP इज द ओनली सोल्यूशन फॉर हेयर लॉस। हेयर लॉस के लिए बेस्ट है ये। सही है, ठीक है। अच्छा खुरम, आप मुझे बताएं, लाइक अब जैसे मैं अपनी नींद भी पूरी कर लूँ, डाइट भी अच्छी ले लूँ, मगर उसके बावजूद मेरी आंखों के इर्द काले हल्के रहते हैं। मेरी मम्मी मुझे कहती है तुम नींद नहीं पूरी करती, लेकिन नींद होती है भाई 8 से 9 घंटे की मेरी नींद होती है। क्या वजह है कि आपकी नींद पूरी है उसके बावजूद आपकी आंखों के इर्द गिर्द
स्याह हल्के आ जाते हैं। क्यों? मैं 5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो आपकी डाइट, ठीक है। अच्छा, हम लोग पेट भर लेंगे तो समझते हैं जी खाना खा लिया, जबकि बैलेंस डाइट होनी चाहिए, विटामिन होने चाहिए। सेकंड चीज़, आपका पेट बिल्कुल क्लियर हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो। थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, फैमिली में भी होता है, कुछ फैमिली गोरी चिट्टी लड़की है, लड़का भी अच्छा है, खूबसूरत है, मगर सर्कल्स बहुत प्रोमिनेंट है। और चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जी आपका ना, अच्छा आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लड़कियां या लड़के बहुत ज़्यादा ओवरजिलस, वो कहते हैं ना मैनिक्योर पेडिक्योर के अलावा ओवरजिलस फेशियल कराते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ वाले फेशियल्स कर रहे हैं, या क्या करते हैं बहुत ज़्यादा फेस वॉश जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड की क्वांटिटी जो आपको स्किन को ड्राई रखे, वो बहुत करते हैं। तो आपके यहाँ रिंकल्स भी आ जाते हैं, क्रोस फीट, ठीक है, और सर्कल्स बहुत होते हैं। तो कोशिश ये करनी है, एक तो पानी खूब सारा पीना है, दूध पीना है, दूध ज़रूरी है, मोटे बिल्कुल नहीं होते। जैसे आप फिट हो, देखो दूध पिए, उससे ब्यूटी आती है। मतलब ये नहीं कि नहारियाँ खा रहे हैं, बिरयानियाँ खा रहे हैं, फिर 2 किलो दूध पी लिया मलाई वाला, ऐसा नहीं करना। विटामिन अच्छे लें, बल्कि अभी महक हम बनाएंगे भी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम नाज़रीन के लिए हम क्या चीज़, वो बड़ा ख़ास क्रैनबेरी का एक विटामिन होता है जिससे आपकी स्किन बड़ी ग्लो करती है। चले, मैं चाहूंगी खुरम आप किचन में जाएं, आप जरा ये बनाएं। हाँ बिल्कुल, आप जाएं। मैं इतनी देर एक और सवाल पूछना चाह रही हूँ। अच्छा नया, मुझे ये बताएं कि लाइक ठीक है, हेयर फॉल के लिए तो ये एक चीज़ ज़रूरी है, जिन लड़कियों के पोर्स ओपन हैं, ठीक है, और वो कहती हैं कि जी मेकअप के बाद स्किन पे वो स्मूथनेस नहीं आई है, पोर्स ओपन होने की वजह से आपका मेकअप भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये PRP आपको इसमें भी हेल्प आउट करता है? बहुत ज़्यादा। अच्छा देखिए आजकल हमने इतने ब्रांड्स के मेकअप आ गए हैं महक, मार्केट में लोगों को नहीं पता और लोग परचेज़ करते हैं, उसको अपनी अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं। आपको आइडिया नहीं है कि वो आपकी स्किन के लिए हेल्पफुल भी हैं या नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स नहीं सूट करते तो पोर्स ओपन हो जाते हैं, और सनस्क्रीन ना लगाने की वजह से भी पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप एक तो पहले सनस्क्रीन लगाएं, ठीक है, सबसे पहले कोई भी प्रोसीजर करवाने से पहले। दूसरा जो हम PRP की बात करें, PRP विद माइक्रो नीडलिंग, इट्स वेरी इफेक्टिव फॉर ओपन पोर्स। ओपन पोर्स के लिए अगर आप एक सेशन भी इसका माइक्रो नीडलिंग विद PRP आप ले लें तो 99% रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा मुझे बताएं नयाब, ये सेशंस होते हैं इसके लाइक के आपने एक सिटिंग कराई, सेकंड दूसरी सिटिंग के लिए आप गए, जिस तरह से हम देखते हैं कि लेजर के होते हैं सेशंस, इसके भी सेशंस होते हैं? जी महक, देखना पड़ता है कि पोर्स की कंडीशन क्या है, स्किन की कंडीशन क्या है, क्योंकि PRPs के फर्स्ट सेशन में इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते। 3 सेशंस तो हमें मिनिमम लेने पड़ते हैं, 1 मंथ में 1 सेशन हमें लेना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद विजिबल रिजल्ट्स हैं, लेकिन जो स्किन की PRP है ना, वो तो आप एक सेशन लें उसके बाद ही आपको रिजल्ट, जब आपकी स्किन हील करती है और उसके बाद ही रिजल्ट प्रोमिनेंट होते हैं, बहुत अच्छे विजिबल। और पोर्स का, ओपन पोर्स का कोई मेडिसिन, कोई क्रीम इतना अच्छा इलाज नहीं करती जितना कि ये PRP करती है। ओपन पोर्स के लिए बेस्ट सोल्यूशन है। ठीक है। अच्छा खुरम, मुझे बताएं कि अब आप जो है वो क्या ऐड कर रहे हैं और किस तरह से जो है वो लाइक क्या बनाने लगे? अच्छा एक बड़ा ज़बरदस्त सा, एक तो मैं हम तमाम नाज़रीन को दिखाएंगे भी कि देखिए अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि जी आपकी स्किन बिल्कुल डैमेज है और ग्लो नहीं है, वो सारी बात ये होती है कि आपका चेहरा बड़ा खूबसूरत है महक, मगर एकदम से डार्क सर्कल्स हैं तो आपका क्या होता है कि आपके अंदर एक ब्यूटी खत्म हो जाती है। ब्यूटी चीज नहीं ना आती, वो आती नहीं, शाइन नहीं, वो स्पार्क नहीं आता, आप डल डल लगते हैं। अच्छा एक, बल्कि हम नाजरीन हमारे पूरे पाकिस्तान में कोई व्यूअर जीतना चाहें उनको हम देना चाहेंगे। देखिए स्किन बेरी है, इसके अंदर क्या है कि क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट, मैं आपको काट के दिखाता हूँ इसके अंदर है क्या चीज़। ये आपको चॉइस डे लेनी है। क्रैनबेरी है, इसके अंदर हिबिस्कस जो चाइना रोज है, ठीक है, ये देखिए इसका ये एक्सट्रैक्ट देखें, इसके अंदर से बड़ा एक ज़बरदस्त सा, ये पूरा जैसे शहतूत होता है, स्ट्रॉबेरीज होती है, चेरीज, ये आप चॉइस ले लें, बहुत ही खट्टापन आता है और बड़ी खूबसूरती आती है, ठीक है। अच्छा अभी हम जो रेमेडी बना रहे हैं वो डार्क सर्कल्स के लिए है, ठीक है, ठीक है, और बड़ी सिंपल चीज़ें इसके अंदर है। देखिए ये खुद घर में भी आप बना सकते हैं, बड़ा सिंपल। ये देखिए ये है इमली के पत्ते, ठीक है, हर घर में लगी होती है, नहीं तो आपको आराम से मिल जाएगी। इमली के पत्ते हैं और ये आपने लिए तकरीबन 5-6 पत्तों की एक स्ट्रिंग, ठीक है। एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे जी एलोवेरा का। एलोवेरा तो सबको पता ही होगा, ठीक है, फ्रेश एलोवेरा, ठीक है, घर में भी होता है। उसके पत्तों को ये आप छिलकों समेत बिल्कुल कट करके क्यूब्स करके और अंदर का उसके साथ करेंगे, मैच हो जाएगा क्योंकि दूध एडेड होगा ना। ये देखें, ये आपने एलोवेरा डाला, ठीक है, एलोवेरा, और
ये साथ ये देखिए इतनी क्वांटिटी काफ़ी सारी होगी, ठीक है। और उसके साथ ऐड करेंगे जी एक फ्रूट होता है गोंदनी, ठीक है। ये गोंदनी देखिए कच्ची वाली दिखाता हूँ, ठीक है। और ये बिल्कुल ऑरेंज होती है, ये बड़ी स्टिकी होती है। ये आपके जोड़ों की दर्द के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है और आपकी स्किन को बड़ा ये कि अगर आपकी एजिंग हो रही हो बहुत ज़्यादा, यंग एज है, लड़कियाँ लड़के बड़े स्किन लटक गई है तो स्किन को ये बहुत टाइटन अप करती है, ठीक है। गोंदनी, ठीक है। और उसके साथ डालेंगे जी थोड़ा सा दूध, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और चाय की पत्ती तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ब्लैक वाली से ही वो आपके सर्कल्स गायब करेगी, ठीक है जी। 1 चमचा लेंगे चाय की पत्ती। अच्छा, और एक साथ में हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। देखिए ये मास्किन है, इसके अंदर है पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट और पर्शियन रोज़, ईरानी गुलाब और एलोवेरा और दूध। ये देखिए क्वांटिटी देखेंगे, सिर्फ ये जितना टूथब्रश पे आप टूथपेस्ट लगाते हैं उतनी क्वांटिटी ली, और थोड़ा सा रोज़ वाटर, अगर वो भी नहीं है तो नॉर्मल वाटर लिया, ठीक है। बड़ी ज़बरदस्त सा आपका मिक्सचर तैयार है और मैं अभी आपको ब्लेंड करके दिखाता हूँ। अच्छा, जितनी देर आप ब्लेंड करते हैं ना, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो हम बालों के लिए PRP करवा रहे हैं या फिर हम जो है वो स्किन के लिए करवा रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रा मुझे ये बताएं कि ये इस पर कितनी लागत आ जाती है, कितना कॉस्टली होता है ये, लाइक हर कोई अफोर्ड कर सकता है? महक डिपेंड करता है लोगों की पॉकेट पे, सबसे पहली बात। प्रोसीजर जो एस्थेटिक्स के हैं वो वैसे तो एक्सपेंसिव ही हैं, बट जो PRP है वो आजकल लोगों ने उसको मजाक बना लिया हुआ है। मतलब मुझे सुनने में आता है कोई 5000 में कर रहा है, कोई 6000 में कर रहा है। इसकी ना एक किट होती है, वो किट ही इतनी कॉस्टली है। अगर आप वो किट यूज़ कर रहे हैं PRP के लिए, स्पेशल किट्स होती हैं, अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो ये 10,000 अबव पड़ता है आपको ना, 15,000 20,000 पर सेशन। और अगर आप वो किट यूज़ नहीं कर रहे, किट के बगैर आप मैनुअली और दूसरे तरीक़ों से यूज़ करें, तो ये 10,000 के अंदर आपको कॉस्ट कर रहा है। तो इससे नीचे लोग कैसे कर रहे हैं वो मुझे भी नहीं पता, आई डोंट नो कि वो क्या कर रहे हैं सीरियसली। तो बेहतर क्या होता है ना, आप विद किट और विदाउट किट? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। और नहीं, किट के साथ रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा। और विदाउट किट उतने रिजल्ट्स नहीं हमें मिलते जितना हम चाह रहे होते हैं, जो हम रिजल्ट्स मांग रहे होते हैं। सही है। ऑब्वियसली हर चीज़ के लिए एक चीज़ बनी होती है, मार्केट्स में सब कुछ अवेलेबल है एस्थेटिक्स से रिलेटेड। और लोगों को आजकल छोटे छोटे क्लिनिक्स भी हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, डर्माटोलॉजिस्ट भी हैं। PRP इतनी कॉमन कर दी हुई है, हालांकि ये बहुत एक रिस्की काम है, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको नहीं पता कि स्किन की कितनी डेप्थ में जाके आपने इंजेक्ट करना है प्लाज्मा, और समटाइम्स पिगमेंटेशन वाली स्किन होती है, लोग PRP कर देते हैं, वो बल्कि रिवर्स हो जाती है उनकी पिगमेंटेशन ना। तो ये चीज़ें देख के PRP कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने खुद जो है वो देखी भी है कि बिकॉज मेरे एक बहुत ही करीबी ने ये PRP करवाई और उनकी स्किन पे पहले से ही एक्नी थी, पहले से उनकी स्किन थोड़ी सी ख़राब थी, वो और मज़ीद ख़राब हो गई। सो प्लीज़ ज़रा देख के आप जब भी करवाएं तो ये देख के करवाएं। अच्छा, जब तक स्किन को एनालिसिस नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, PRP नहीं करवानी। ऑब्वियस सी बात है कि और सबसे ज़रूरी है कि आपको खुद पता होना चाहिए कि आपकी स्किन क्या है। अच्छा खुरम, आप मुझे बताएं कि ये तैयार हो गई क्रीम? ये देखिए महक, बड़ी ज़बरदस्त क्रीम तैयार है और मैं आपको मिक्सचर दिखा के, देखिए ये पैटर्न होगा, इस तरह की क्रीम होगी। और इसको ये देखिए आपने इतनी क्रीम निकाली और उसके अंदर कोई सा भी, या तो आप लेंगे एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, ठीक है, या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, मतलब जो आपके पास अवेलेबल जो आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। अच्छा, ये लिया आपने, थोड़ा सा ऑयल डाला इसके अंदर, ठीक है। और ये अब आप क्या करेंगे जी, ये मिक्सचर बना के ये बड़ा जबरदस्त तैयार है। अब आप क्या करेंगे, ये एक सर्कुलर मोशन में आप अराउंड द आईज, ठीक है, अराउंड द लिप्स, अगर आपके कहीं भी जॉइंट्स है, एल्बोज है, नीज है, सब जगह लगा, नीज में, एल्बोज में होता है ना, आप क्या है, आपके पाँव पे उंगलियां काली हैं, उंगलियां काली हैं, कोनियां काली हैं। ये नकल्स जो होते हैं ना, महक के देखें, ये नकल्स जो होते हैं ये बड़ी मुश्किल से क्लियर होते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो ये बड़ा एंटी एजिंग है। अच्छा खुरम, मुझे आपको रोकना पड़ेगा इस वक्त हम अब बराह रास्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस वक्त दौरा करवाया जा रहा है सैलाब से मुतासरा इलाकों का। वज़ीर आज़म को सोहबतपुर में
सैलाब के रिलीफ और बहाली कैंप्स जो हैं वहाँ का जो है वो विजिट करवाया जा रहा है। वज़ीर आज़म अपने दौरा बलूचिस्तान के हवाले से, ये आपको खबर है एक रोज़ा उनका दौरा बलूचिस्तान था और इस हवाले से वज़ीर आज़म जो है उन्होंने जायज़ा लिया। सोहबतपुर का फ़ज़ाई जायज़ा था ये, और जो इक़दामात हुए हैं रिलीफ और बहाली के हवाले से उस पर जो है वज़ीर आज़म को जो है वो ब्रीफिंग दी जा रही है कि अभी तक कितना काम हो चुका है, कितना काम रह चुका है। तो जनाब हमने जो है स्किन के हवाले से भी आपको बताया, और इसके अलावा किस तरह से आप अपनी स्किन को फ्रेश कर सकते हैं, फ्रेश रख सकते हैं। नयाब भी हमारे साथ मौजूद थी, खुरम भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतने, आपसे मुलाकात करेंगे हम कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।